गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। एक टॉपिक लिखिए। मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य। मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, संभावनाएं और चुनौतियां। मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, संभावनाएं एवं चुनौतियां। मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, संभावनाएं एवं चुनौतियां। लास्ट क्लास तक का डेवलपमेंट याद है? हमने लगभग 2 पहलुओं पर बात कर ली थी। सबसे पहले परिचय लेखन, उसके जितने सारे पॉसिबल तरीके हो सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही हमने देखा था कि परिचय लेखन के बाद दूसरा काम होता है ट्रांजिशन पैसेज, यानी संक्रमण पैरा जिसे हम कह सकते हैं, जिससे हम इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी की तरफ जाते हैं। लास्ट की जो लगभग हमारी 3 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने कुछ टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म भी करके देखे हैं, ताकि हम ये समझ पाएं कि कंटेंट या जानकारी को किस तरह से दिए गए टॉपिक से लिंक करने की कोशिश करनी है। अब कई बार एक जो समस्या आती है वो ये है कि ठीक है, हमने ब्रेनस्टॉर्म किया और बहुत सारे बिंदु, तथ्य, पॉइंट सब हमारे मन मस्तिष्क में आ गए। अब हमें उन्हें लिखना है, तो हम कैसे उन्हें सुनियोजित और क्रमबद्ध ढंग से लिखें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसी के समस्या के समाधान के हैं कुछ तरीके, लेकिन उन तरीकों की मैं बात करूं उससे पहले इस टॉपिक को आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। ब्रेनस्टॉर्म करने से पहले टॉपिक को समझना जरूरी है। टॉपिक क्या कह रहा है? मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, संभावनाएं एवं चुनौतियां। क्या अर्थ निकाल पा रहे हैं आप इस टॉपिक का? जीएस तरह का टॉपिक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हेल्थ, स्वास्थ्य एक ऐसा टॉपिक है जो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। अर्थ क्या है टॉपिक का, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, ठीक है। कोई और कुछ बताना चाह रहा था? जीएस। बिल्कुल, आप 2 लोगों से मैंने उनका जो है विचार लेने की कोशिश की, दोनों का ही उत्तर सही था। बस एक चीज़ इस टॉपिक में ध्यान रखनी है, जो सामान्यतः भूले जाने की संभावना बनती है, कि हमें ओवरऑल सिर्फ हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी। ध्यान रहे जो भी आप पॉइंट लिखेंगे वो किससे लिंक होना चाहिए? हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट। अगर हम स्वास्थ्य को मूल अधिकार के तौर पर देते हैं तो उससे क्या संभावनाएं पैदा होंगी और किस तरह की चुनौतियां देखने को मिलेंगी। तो ये पक्ष है जिस पर हमें काम करना होगा। तो फटाफट इस टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, आपके पास 2 से 3 मिनट का समय है। ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, लिंक कीजिए कि आप इस टॉपिक से क्या समझ पा रहे हैं, क्या कुछ जोड़ पा रहे हैं।
एक सेकेंड, सबका हो गया, शुरू करें। चलिए, क्या सोचा है आपने? देखिए, जब मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाई थी तो क्या बताया था? सीधा टॉपिक को देखते ही ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं शुरू करनी है, पहले क्या करना है? टॉपिक की स्ट्रक्चरिंग या संरचना पर काम करना है। अब ये टॉपिक अपने आप में काफी सरल है कि मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य संभावनाएं और चुनौतियां। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो वो मूलभूत कौन से भाग होंगे जिनका उत्तर हमें इस टॉपिक का अच्छा निबंध लिखने के क्रम में देना पड़ेगा? कौन कौन से भाग होंगे? सबसे पहले तो जब मूल अधिकार के रूप में हम स्वास्थ्य देते हैं तो किस तरह की संभावनाएं पैदा होंगी, पॉसिबिलिटीज क्या क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा, चुनौतियां क्या हो सकती हैं, और अगर चुनौतियां हैं तो उनका निवारण भी हमें करना पड़ेगा, समाधान भी हमें देना पड़ेगा। और लास्ट में आपको क्या लगता है, अगर हम भारत की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या भारत स्वास्थ्य एज ए फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य देने के लिए तैयार है? तो आपका अंतिम दृष्टिकोण यहाँ पर क्या होगा? ये मेजर भाग रहेंगे जिनको आप इस टॉपिक में डिस्कस करोगे। चलिए, अब एक एक की ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की है तो मुझे बताएंगे कि अगर हम हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट देते हैं, अगर स्वास्थ्य को हम मूल अधिकार के रूप में देते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट होंगी, आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, एक स्वास्थ्य एक प्रमुख सुख है, सभी को स्वास्थ्य मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है, एक बिंदु हमें ये पता चला जी। ओके, जो स्वास्थ्य पर खर्च होता था अब वो किसी अन्य स्थान पर खर्च हो जाएगा, और अन्य में अगर मैं कहूँ शिक्षा तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके अलावा जी, ओके, मानव पूंजी, मानव पूंजी में कब बदलता है? जब मनुष्य के पास शिक्षा हो, कौशल हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, यानी व्यक्ति की जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में तो हम कहते हैं मानव पूंजी में बदल रहा है। बिल्कुल सही जी। हम्म। इनका कहना है कि भारत में अभी जो स्वास्थ्य संरचना है वो उल्टी है। ये कैसा है? सीधा। उल्टा कब हो जाएगा? जब ये ऐसे हो जाए। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ सर्विसेज। भारत में चीज उल्टी है, हम सबसे ज्यादा फोकस टर्सरी और सेकेंडरी पे करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर पर हमारा उतना फोकस नहीं हो पाता। अब अगर सोचिए कि किसी राष्ट्र में प्राइमरी हेल्थ केयर पर हम फोकस नहीं कर रहे, यानी जिसको छोटी छोटी बीमारी हुई वो बड़ी बनती रहेंगी, वो सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर तक पहुंच जाएगा। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बड़ी और भारी बीमारियों का दबाव अपने ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक क्या है? चुनौती है। हमें अभी क्या देखना है? पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट होंगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्रिएट हो सकते हैं अगर हम हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दें तो जी। ओके, लीगल अधिकार लिखो, मतलब अब आपको, अभी हमने हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दे दिया है क्या? नहीं। जब आपको ये मिल जाएगा तब अगर आपको हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट नहीं मिल पा रहा, ये सर्विसेज नहीं मिल पा रही, तो आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हो, मतलब आपके पास लीगल राइट्स रहेंगे। इसके अलावा टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। चिकित्सा पर्यटन, इसके अलावा ठीक है, पेशेवर चिकित्सक दक्षता, वो इसी में आप लोग ऐड कर लेंगे, एक ही पॉइंट बेसिकली जो चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, कैसे होगा?
ठीक है, बिल्कुल अच्छा आपने लिंक किया। अब तुलनात्मक रूप से कम है और ये सोच है तो जो निचले तबके हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है उनमें है, बट पहले ये सोच थी। सोच क्या थी, उसके पीछे रीज़न भी था कि जितने बच्चों का जन्म होता था उसमें से कुछ ही शेष बचते थे। बीमारियां इत्यादि के चलते जो है कुछ शिशुओं की या कुछ बाल अवस्था में मृत्यु हो जाती थी, इसलिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। बिल्कुल सही है। तो परिवार नियोजन संभव हो पाएगा या जनसंख्या नियंत्रण संभव हो पाएगा। इसके अलावा अच्छा, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी कैसे, जरा लिंक करके बताइए। ओके, ठीक है, ठीक है जी। लागत कैसे कम होगी? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले लागत कम होगी और एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर सुना है? स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो जेब से खर्च किया जाता है, जो कभी ना बीमा ना किसी और स्कीम किसी के थ्रू आपको वापस नहीं मिलता, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो मेन कारण है जिसके चलते भारत में जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं वो फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो ये होगा, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा बिल्कुल, जैसे राइट टू एजुकेशन हमने दिया तो हमें लाभ देखने को मिले, एनरोलमेंट बढ़ी है, साक्षरता दर बढ़ी है, तो उसी तरह का प्रभाव हमें राइट टू हेल्थ के मामले में भी देखने को मिल सकता है। इवन अगर आप देखोगे और सोचोगे तो आपको पता चलेगा राइट टू एजुकेशन भी तब तक पूरा नहीं है जब तक राइट टू हेल्थ ना हो। क्यों नहीं पूरा है? बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, इलाज सुविधाएं अच्छी नहीं है, बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, लर्निंग आउटकम प्रभावित हो जाते हैं। तो जब तक राइट टू हेल्थ नहीं है तब तक राइट टू एजुकेशन भी जिस स्वप्न को लेकर हमने शुरू किया था उस स्वप्न को पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बता दी हैं जी। लास्ट पॉइंट, ठीक है, मांग कर सकते हैं, वो लीगल राइट या राइट बेस अप्रोच हो जाएगी। अधिकार आधारित दृष्टिकोण क्या होता है? अधिकार आधारित दृष्टिकोण पहले क्या था? कल्याणकारी राज्य है ना। 70-80 के दशक में हम देखते हैं कि राज्य की कृपा पर निर्भर करता था कि वो लोगों को क्या क्या सुविधाएं देंगे। अब क्या हो गई है? राइट बेस्ड अप्रोच, यानी अब अगर कोई चीज हमें लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट के तौर पर दी जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर वो वस्तु सेवा जिसके लिए भी वो अधिकार मिल रहा है ना मिल पाए तो उसके लिए हम अपील कर सकते हैं, लीगल तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारा अधिकार बन गया है। अच्छा, ऑनलाइन भी बच्चों ने जवाब दिया है, गरीबी से छुटकारा, संतुलित भोजन, संरचनात्मक विकास संभव हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं चुनौतियों पर कि ठीक है, हम बात तो कर रहे हैं कि हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट हम दे दें तो ये सारी पॉसिबिलिटी, ये सारे अवसर क्रिएट होंगे। अब आगे हम देखेंगे कि चुनौतियां क्या हैं। इतना आसान है हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट देना? क्या क्या चुनौतियां हैं? अभी हमने हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दिया नहीं है, तब क्या हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास मानव संसाधन नहीं है। आपने जो इधर उधर जीएस में डेटा एकत्रित किया है, डेटा डालिए और बताइए कैसे अवसंरचनागत कमियां हैं, कैसे मानव संसाधन की कमियां हैं, है ना, जिसके चलते ये आज या अभी हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि हम हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दे पाएँ। इसके अलावा हमारे यहाँ इलाज से बेहतर बचाव की जगह पर बचाव से बेहतर इलाज है। ये जो पंक्ति है, ये जो कहावत है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग बचाव पर ध्यान नहीं देते, बीमारियां होने पर उनका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे ओवरऑल बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक प्रॉब्लम और भी है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो अत्यधिक संकीर्ण है।
अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप स्वास्थ्य हो, ये सामान्यतः माना जाता है, बट स्वास्थ्य की परिभाषा इससे काफ़ी अधिक व्यापक है। स्वास्थ्य हर एक पैरामीटर पर ना, आपके शरीर के पोषण का स्तर कैसा है, भार कैसा है, शारीरिक ही नहीं आपकी मानसिक दशा कैसी है, ये सारे पहलू मिलकर स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं, लेकिन हमारी परिभाषा अत्यधिक संकीर्ण है। तो ऐसे में भविष्य में ज़्यादा बीमारियां ना बढ़े, है ना, हम एज ए फंडामेंटल राइट दे पाएँ, तो पहले इस एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, जो काफ़ी बड़ी बैरियर है। इसके अलावा इन्होंने जो एक पॉइंट बताया था कि हमारे यहाँ उल्टा काम हम कर रहे हैं, मेन फोकस होना चाहिए था प्राइमरी सेक्टर पर, और हम कर रहे हैं सेकेंडरी या टर्शरी पर, जिससे कि बड़े स्तर की जो बीमारियां हैं, द्वितीयक या तृतीय स्तर की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। और आपको पता होगा सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम की जो लागत होती है वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा क्या हम संक्रामक तरह की बीमारियों पर नियंत्रण पा चुके हैं? नहीं, संक्रामक तरह की बीमारियों पर भी अभी हमने विजय प्राप्त नहीं की है, और भारत में गैर संक्रामक बीमारियों का दौर चल पड़ा है, जिसमें हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज़, इस तरह की अनेक बीमारियां हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और दबाव बढ़ेगा, तो क्या ऐसे में हम हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट देने को तैयार हैं? ये बड़ा चैलेंज है। अच्छा, क्लाइमेट बदल रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, अस्थमा, इस तरह की और अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, साथ ही आपदाएं आ रही हैं, आपदाओं के बाद बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं। क्या हम लोगों को हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट देने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे यहाँ स्वास्थ्य सिर्फ स्वास्थ्य का ही मामला है, समाज का कोई प्रभाव नहीं है? बिल्कुल है। महिलाओं को कुछ अलग तरह की बीमारियां होती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर हम सामान्यतः देखते हैं कि उतनी वरीयता दी ही नहीं जाती उनकी समस्याओं को। तो हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि महिला या कोई अन्य वर्ग है, जनजातीय वर्ग है, उनकी अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं जिन पर ना कोई रिसर्च होता, ना कोई डेवलपमेंट होता। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ से कोई लाभ नहीं नजर आता। तो उनका हम क्या करेंगे? जिसे हम उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय बीमारियों के नाम से जानते हैं, WHO उनकी लिस्ट भी जारी करता है। इसके अलावा अभी तक हम हेल्थ को कवर करने के लिए क्या कर रहे हैं? बीमा का सहारा ले रहे हैं। किसी को पता है कि हमारी बीमा पॉलिसी कैसी है? आपको बीमा कवरेज का लाभ कब मिलता है? दवाइयाँ लेने पर मिलता है? सिर्फ किसी चिकित्सक से परामर्श करने पर मिलता है? नहीं, जब आप एडमिट होंगे तब आपको लाभ मिलेगा। तो अनावश्यक तौर पर लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जहां आवश्यकता भी नहीं है। ऑलरेडी जो बर्डन में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और बर्डन बढ़ता है, और जिसको वास्तव में आवश्यकता है उसको सेवा का लाभ मिल ही नहीं पाता। इसके लिए टर्म यूज होती है इन पेशेंट और आउट पेशेंट, है ना, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन पेशेंट मतलब जिसको आपने एडमिट किया, आउट पेशेंट मतलब जिसको आपने एडमिट नहीं किया। तो आउट पेशेंट को लेकर कोई बीमा कवरेज नहीं है, इन पेशेंट को है, जिसके चलते अनावश्यक तौर पर लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं, ताकि वो क्लेम कर पाएँ कि उनको लाभ मिल जाए। तो इस तरह की असंख्य चुनौतियां हमारे सामने हैं। लास्ट में आपको क्या देना पड़ेगा? वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या देना पड़ेगा? जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं का सोल्यूशन दो। पहले तो दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, और अब बीमारियां चूंकि जीवन शैली से जुड़ी हुई है, बीमारियां क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है, तो उसी अप्रोच के साथ हमें उनका समाधान भी करना पड़ेगा। जितने सारे वे फॉरवर्ड दे सकते हो इधर उधर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए आप दीजिए। लास्ट में आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए इस टॉपिक में? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अभी हम तैयार हैं कि हम हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दे सकते हैं अपने यहाँ लोगों को? अभी हम तैयार नहीं है, तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम पॉसिबिलिटी को बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर देंगे कि नहीं हम तो तैयार ही नहीं, हमें देना ही नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि अभी हम एक जो है चुनिंदा वर्ग के लिए, है ना, जिसको ज़्यादा आवश्यकता है, उनके लिए हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट कर सकते हैं, या उनको फ्री में हेल्थ केयर सर्विसेज दे सकते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे चलाकर देख सकते हैं कि किस तरह के आउटकम आते हैं, और साथ साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स सब पर काम करते हुए निकट भविष्य में हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम लोगों को हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दें। क्योंकि अगर बिना तैयारी के हमने लोगों को हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दे दिया, तो जो हमारी न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था ऑलरेडी दबाव में है, वो और दबाव में आ जाएगी, क्योंकि जिसको लाभ नहीं मिलेगा वो जाकर कंप्लेन करेगा और मामलों की संख्या बढ़ती
चली जाएगी। तो पहले हमें अपनी क्षमता पर काम करना पड़ेगा और उसके बाद हम इस बारे में विचार कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य हैं। और जब हम गरिमा में जीवन की बात करते हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार। और जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं, और आप देखोगे न्यायपालिका ने धीरे धीरे परिभाषा को व्यापक भी किया है, तो जीवन के अधिकार में स्वास्थ्यपूर्ण ढंग से हम जीवन जी पाएं ये भी शामिल है, क्योंकि गरिमा में जीवन बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के संभव है ही नहीं। तो हमारा झुकाव है कि हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति भी देख लेना कि अभी हम कहाँ हैं, उसी के अनुरूप हमें रणनीति अपनानी चाहिए। ये था टॉपिक का डिस्कशन। अब ये टॉपिक आपको क्यों ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए दिया वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिटेल में हमने ये पार्ट डिस्कस किया, मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, और उसमें भी क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। अब जरा देखना, आप लोगों ने जब ब्रेनस्टॉर्म किया होगा तो भी ऐसे ही किया होगा, जिसको जो 4-5 बिंदु याद आए, अगर आपको लागत का याद आया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लीगल, उत्पादकता, स्वास्थ्य, आपने लिख लिए। अब मुद्दा ये बनता है यहाँ पर कि जब जो मन करे वो पॉइंट अगर आप ऐसे में भी लिखते चले जाओगे तो क्या आपके ऐसे या निबंध में फ्लो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर ये फ्लो चाहिए तो आपको पहले से कुछ अप्रोच निर्धारित करके चलनी पड़ेगी, और वो अप्रोच क्या हो सकती हैं, उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। देखिए, ये है अप्रोचेस। मुख्य भाग का जो कंटेंट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना, ये वो तरीके नहीं है जिनसे आपको कंटेंट मिलेगा, विषय सामग्री मिलेगी। ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप विषय सामग्री को व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, ताकि आपका कंटेंट इधर उधर फैला हुआ ना लगे। और इस क्रम में जो सबसे पहला तरीका आता है उसे हम कहते हैं सेक्टरल, क्षेत्रक अप्रोच, या जिसे हम आयाम आधारित अप्रोच भी कहते हैं। इसके अलावा कालिक, स्थानिक, हितधारक, मुद्दे आधारित अप्रोच, और जब कोई भी काम ना करे तो सामान्य अप्रोच, वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे काम करती है। सबसे पहली अप्रोच क्या है? क्षेत्रक भी कह सकते हैं इसे, आयाम आधारित अप्रोच भी कहते हैं। बार बार आपने क्लास में सुना होगा, टोपर स्ट्रोक सुनी होगी, या जो भी आपकी जानकारी का स्रोत है, आपने सुना होगा कि निबंध बहुआयामी बनाना है। अब ये बहुआयामी बनाने का अर्थ क्या होता है कि आपको अपने निबंध को सिर्फ सामाजिक परिप्रेक्ष्य तक सीमित नहीं करना, सिर्फ आर्थिक परिप्रेक्ष्य तक सीमित नहीं करना, सिर्फ पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य तक सीमित नहीं करना, बल्कि इसके बियॉन्ड भी अगर और आयाम उससे लिंक हो सकते हैं, नैतिक आयाम लिंक हो सकता है, सांस्कृतिक आयाम लिंक हो सकता है, भौगोलिक आयाम लिंक हो सकता है, वैश्विक आयाम लिंक हो सकता है, तो जो जो पॉसिबिलिटी बने उनको आप लिंक करके अपने टॉपिक को, अपने निबंध को कैसा बनाएंगे? बहुआयामी बनाएंगे। ये अप्रोच क्लियर है कि कौन कौन से आयाम होते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, चाहो तो इसके साथ भी लिख सकते हो, जरूरत है तो अलग भी कर सकते हो, आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, नैतिक, वैश्विक, भौगोलिक इत्यादि और भी तरीके हो सकते हैं। ये मोटा मोटा मतलब जितने सब्जेक्ट हमारे मेजर हैं, अगर उन सारे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे हैं तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम आयामों की विविधता के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम अपने निबंध को बहुआयामी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना क्लियर है? चलिए अब हम एक एक पहलू पर आते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा ट्रांजिशन पैसेज, उसके बाद बात आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। जब हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो अभी मैंने दिखाया था आपको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टॉपिक को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद एक एक पहलू पर हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। अब आप जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं तो जरा सोचिए कि जब मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य मिलता है, आप पहले से ही ये सोचने लगें कि जब मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य हमें मिलेगा तो आर्थिक तौर पर हमें क्या लाभ हो सकता है, ठीक है, सामाजिक तौर पर हमें क्या लाभ हो सकता है, राजनीतिक तौर पर हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या वैश्विक स्तर पर, वैश्विक आयाम में भी हमें कोई लाभ हो सकता है, क्या नैतिक आयाम में हमें कोई लाभ हो सकता है। जब आप इस तरह से सोचने लगें
और जो जो बिंदु आपके दिमाग में आ रहे थे, या तो आप पहले ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करके ऐसे डाल लीजिए या सीधा ऐसा भी सोचना शुरू कर सकते हैं। जो आर्थिक पहलू से जुड़े हुए 2, 3, 4 बिंदु आए यहाँ, जो सामाजिक से आए वो यहाँ, राजनीतिक से आए वो यहाँ, वैश्विक से आए वो यहाँ, और नैतिक से आए वो यहाँ, या कुछ और भी हो सकते हैं। ये जस्ट मैंने आइडिया दिया है। अब आप क्या करेंगे, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ट्रांजिशन पैसेज लिखा, इस तरह से आपने ब्रेनस्टॉर्म कर ली है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आर्थिक को लेकर जो 4-5 पॉइंट याद आए थे, एक साथ कंसोलिडेट करते हुए 1 या 2 पैसेज जितने में आपको लगता है कि वो कंटेंट आना चाहिए आप लिखेंगे। उसके बाद आप सामाजिक की तरफ शिफ्ट करेंगे और जो बाकी पहलू हैं धीरे 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 उनकी तरफ शिफ्ट करते चले जाएंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना भटके, बिना असंगठित हुए आप अपना निबंध पूरा कर लेंगे। तो ये जो तरीके हैं ना, ये आयाम आधारित जो शैली है, इसका एक तो महत्व क्या है, किस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट, विषय सामग्री को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक लाभ समझ में आया। दूसरा लाभ क्या है कि इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बढ़ जाती है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर आप रैंडम पॉइंट सोच रहे थे कि ठीक है, मुझे क्या याद आ रहा है कि मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य हम देते हैं, तो क्या लाभ हमें मिल सकते हैं या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, यही आप सोच रहे थे। अब जरा सोचिए कि पहले आपने विचार किया कि देखिए अलग अलग आयाम आधारित अवसर क्रिएट हो सकते हैं, तो क्यों ना हम एक एक आयाम पर विचार कीजिए। पहले आप अपनी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो आर्थिक पर, आप ना चाहेंगे तो भी आपको 2-3 पॉइंट याद आ ही जाएंगे। फिर आप लिंक करने की कोशिश कीजिए सामाजिक से, चाहते ना चाहते हुए आपको 2-3 चीजें याद आ ही जाएंगी, है ना। सेम चीज आगे आप देखोगे, जहां जहां से लिंक हो पाई, इससे क्या होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का स्तर भी बढ़ जाएगा। और जो बिंदु आपको अकेला पूरा टॉपिक देखकर नहीं याद आ रहे थे, अगर आयाम के आधार पर आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो विषय सामग्री, वो कंटेंट भी आपको याद आ जाएगा। जी, अच्छा, विक्की शाकिर के दोस्त हैं कोई विक्की जो क्लास में है? हाँ, अच्छा आप हैं। अच्छा, वो बेहोश हो गए थे, शायद आपको बुला रहे हैं पीछे, स्टाफ रूम में है। हाँ, आप वहां चले जाइए। ठीक है, कंटिन्यू करें हम। क्या समझ में आया? आयाम आधारित शैली का क्या महत्व है? एक तो विषय सामग्री संगठित हो जाती है और दूसरा हम ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म कर पाते हैं। अब जरा सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म मैंने आप लोगों से पहले इसीलिए करवाया था कि जो ब्रेनस्टॉर्म किया है, इतने सारे पॉइंट्स, इनको जरा इन आयामों में विभाजित करके बताइए मुझे। आर्थिक में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं? सबसे पहले, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं व्यक्ति को मिलेगा तो मानव किस में बदल जाएगा? मानव पूंजी में। और मानव मानव पूंजी में बदलेगा तो उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या सिर्फ व्यक्ति को लाभ होगा, बल्कि राष्ट्र को भी लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अधिक कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी हो पाएंगे। समझ? और आज के टाइम में जहां हम बात करते हैं IR 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे में जरूरी है कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल हो। और ह्यूमन कैपिटल में कब बदल पाता है? जब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों तरह की सुविधाएं उसे मिल पाती हैं। ठीक है, तो आपने आर्थिक पहलू से जुड़े हुए जो मुद्दे थे या जो पॉइंट्स थे उनको यहां पर लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, सामाजिक में क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या लाभ समाज के स्तर पर हो सकता है अगर हम हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दें तो? क्या लाभ हो सकता है? ठीक है, मेंटल हेल्थ सुधर सकती है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा देखिए, समाज में महिलाओं की स्थिति भी बेहतर होगी। देखिए, समाज किससे बनता है? परिवारों से मिल रहा है। अब जब सरकार आपको हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट दे रही है, तो परिवार या समाज के लोग, जैसा कि किसी ने बताया था, जो अन्य चीजें हैं उन पर अधिक बल दे पाएंगे। और अन्य चीजों में क्या हो सकता है? राइट टू एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन तो फ्री है, वो हायर एजुकेशन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि इससे ह्यूमन कैपिटल और बढ़ेगी, परिवार का जीवन स्तर और बेहतर होगा, महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान
दिया जा सकेगा। और साथ ही आप देखोगे जो समाज अभाव या वंचना की स्थिति में रहता है उस समाज में टकराव तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। तो अगर ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल में बदल रहा है, लोग अपना कमा रहे हैं, जीवन उनका सही चल रहा है, तो समाज में शांति, सामंजस्य, सौहार्द बना रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी सौहार्द पर प्रश्न उठता है तो अधिकांशतः वो लोग जिनके पास इनकम के कोई अवसर नहीं है, जो सामाजिक तौर पर उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तुलनात्मक रूप से इस तरह के भावों से अधिक उद्वेलित होते हैं और हिंसा या अन्य तरह के नकारात्मक चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो ये लाभ हमें समाज के स्तर पर मिलेगा। राजनीति के स्तर पर क्या लाभ हो सकता है? जिस व्यक्ति की रोजी रोटी नहीं पूरी हो पा रही, जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, उसको वोट जैसे अधिकार का महत्व पता होगा। हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि हम ये सोचे कि हाँ जागरूक हो जाओ, वोट के बारे में जानो। इंसान का अगर डेली जीवन में ही स्ट्रगल हो रहा है मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, वो आज़ादी, स्वतंत्रता जैसे बड़े बड़े जो परिभाषाएं हैं उनसे कभी प्रभावित नहीं हो सकता। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहें, अपने अधिकारों को लेकर सजग सक्रिय रहें, लोकतंत्र हमारा वास्तविक लोकतंत्र में बदल पाए, तो इसके लिए जरूरी है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। और मूलभूत आवश्यकताओं में स्वास्थ्य भी एक है, क्योंकि अब जो ये आवश्यकताएं हैं इनकी परिभाषा विस्तृत हो रही है। अब सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, बल्कि इस बास्केट में और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती जा रही हैं, जैसे हेल्थ हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया। जी बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। वो लास्ट में बता सकते हो कि सरकार और क्या कोशिश कर रही है इस दिशा में, वहां पर आप बता सकते हो। हाँ, वो चुनौतियों में बताओगे कि अभी हमारा बजटीय आवंटन काफी कम है, तो हम मूल अधिकार के तौर पे देंगे तो खर्च बढ़ाना पड़ेगा, संसाधनों पर दबाव क्रिएट होगा, क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं, वहां पर आप उसे डिस्कस करोगे। हाँ, अभी मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, अगला क्या है? नेक्स्ट क्या है? वैश्विक। वैश्विक में क्या लिख सकते हो? हमारा डायस्पोरा है, बाहर जा रहा है, लेकिन अधिकांशतः निम्न आय वाले कार्यों में लगा हुआ है। तो अगर हम अपने यहाँ ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में बदल पाएंगे तो वो अधिक आय वाले कार्य कर पाएगा। वैश्विक तौर पर हमारी छवि बेहतर होगी, जो अभी उतनी अच्छी सामान्यतः नहीं समझी जाती। और नैतिक तो है ही, जीवन का अधिकार स्वास्थ्य के अधिकार से ही सुनिश्चित हो पाता है। अगर हम ये कहें कि जीवन का अधिकार है और मिलना चाहिए सबको, लेकिन हम स्वास्थ्य सुविधाएं अगर लोगों को नहीं दे पा रहे, तो क्या हम जीवन के अधिकार की रक्षा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो चाहे आप इसे पॉलिटिकल में ऐड कर लीजिए, चाहे आप इसे एथिकल में ऐड कर लीजिए, जहां आपका मन करे आप इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह ये इक्वली रेलिवेंट है। तो हमने क्या देखा कि जितने सारे पॉइंट आपने महिला, जनसंख्या, एसडीजी, ये सामाजिक में आ जाएंगे, जो विश्व से जुड़े हुए पॉइंट थे वो विश्व में आ जाएंगे, प्रशासन का भी एक पॉइंट डाल सकते हो आप, है ना। जितने सारे पॉइंट आपको लगे आप लिंक करते जाओ, लेकिन कैसे लिंक करोगे? जो बिंदु जिस आयाम से जुड़े हुए हैं उस आयाम से लिंक करके आप लिखें। क्या होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी इजी हो गई। दूसरा, एक एक को उठाओ और लिखना शुरू कर दो। अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ कि कैसे बच्चे इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, जहां सामाजिक पहलू की बात करनी, उन्होंने सीधा लिखा सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। तो जो अभी पूछ रहे थे ना आपकी, हमें हेडिंग बनाने की आवश्यकता नहीं, हेडिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जहां आप जिस आयाम की चर्चा करोगे वो टर्म आए ही की चर्चा में, चाहे वो पहली लाइन में आए या दूसरी लाइन में आए, तो जहां पर भी आए आप उसे बॉक्स में बनाकर दिखा सकते हो, या आप उसे अच्छे से अंडरलाइन करके दिखा सकते हो एग्जामिनर को कि देखिए अब आप इस आयाम से इस आयाम की तरफ शिफ्ट हो गए हो। क्लैरिटी है? कुछ और दिखाती हूँ मैं आपको कॉपीज। ये देखिए, ये इंग्लिश की कॉपी है, उत्सव आनंद, रैंक 26। इन्होंने देखो पॉलिटिकल सिस्टम, अच्छा सोशल स्फेयर में हम ये देखते हैं, मिलिट्री स्फेयर में हम ये देखते हैं, है ना, इकोनॉमिक लेवल पर हम ये देखते हैं। तो कुछ नहीं, जहाँ जो टर्म आए उसे आप बॉक्स में डाल दो, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप एक आयाम से दूसरे, दूसरे से तीसरे की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। आपको यही करना, आप बॉक्स में डाल दो, आप अंडरलाइन कर दो, जैसा आपको उचित लगे उसी तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आते आपके डाउट पर, तो हमें क्या पता चला कि ये जो आयाम आधारित तरीका है इसका इस्तेमाल हम
क्यों करते हैं? ताकि हम कंटेंट या विषय सामग्री को संगठित कर पाए। क्लियरली हमने अपना जो है इंट्रोडक्शन लिखा, ट्रांजिशन, पैसेज, और जब हम मेन बॉडी के भागों को डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक भाग में अगर पॉसिबल है कि हम विषय सामग्री को इस तरह से वर्गीकृत कर पाए तो हम कर देंगे। इससे हमारा लिंक बेहतर हो पाएगा, ज़्यादा बिंदु हमारे मस्तिष्क में आएंगे, और दूसरा हमारी विषय सामग्री भी व्यवस्थित हो जाएगी। ये है पहला तरीका। इससे जुड़े हुए कुछ डाउट हो सकते हैं, पहले तो आपसे जानते हैं जी। किसमें? नैतिक में मैंने बताया, देखिए अगर आपको स्कोप मिलता है, अगला मेरा जो कुछ क्वेश्चन मैं उठाती हूँ उसके बाद आपका प्रश्न लेते हैं। क्या सदैव ये तरीका इस्तेमाल होगा? सदैव का मतलब है क्या हर निबंध में हमें ये स्कोप मिलेगा कि हम इस तरीके का इस्तेमाल करें? दूसरा प्रश्न, क्या निबंध के भी अलग अलग भाग हैं? स्ट्रक्चरिंग अभी मैंने करके दिखाई थी। क्या हर भाग में हमें अवसर मिलेगा कि हम इस तरीके का इस्तेमाल करें? दूसरा डाउट ये हो सकता है, क्रम क्या होना चाहिए? पहले राजनीतिक होना चाहिए, पहले सामाजिक होना चाहिए, या पहले आर्थिक होना चाहिए? ये भी एक डाउट है। तीसरा जो पॉसिबल डाउट है वो ये है कि क्या सभी आयाम सभी विषय में होने चाहिए? आपके बहुत सारे सवालों का जवाब यहीं से मिल जाएगा। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि हर एक टॉपिक को आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण या XYZ जितने आयाम हैं उनमें विभाजित करके लिख पाएं। कुछ टॉपिक आपको ये अवसर देंगे, कुछ टॉपिक आपको ये अवसर नहीं देंगे। जो टॉपिक अवसर नहीं देंगे उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। जहाँ पर आपको लगे पढ़कर कि नहीं ये टॉपिक ऐसा है जिसे सामाजिक, आर्थिक या इस प्रकार के और आयामों में विभाजित किया जा सकता है, तो आप उसे विभाजित करके लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या सभी आयाम संभव है? नहीं। हर एक टॉपिक में सभी आयाम संभव हो ये कल्पना से परे है। हर टॉपिक से कोई 4-5 महत्वपूर्ण आयाम होंगे जो लिंक होंगे, आपको उसी के बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने देखा मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, संभावनाएं और चुनौतियां। देखा आपने सिंपली ये टॉपिक। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आर्थिक या समाज के परिप्रेक्ष्य में ही देखने को मिल रहा था, तो ये हमारे प्रमुख आयाम होंगे। और जब हम लिखेंगे तो इनको वरीयता के साथ, वरीयता क्रम में ये पहले और दूसरे स्थान पर आने चाहिए। उसके बाद जो छोटे छोटे आयाम हैं जिनको लेकर 1, 2, 3 पॉइंट ही हम लिंक कर पा रहे हैं वो नीचे के स्थान पर आएंगे। जहां तक बात आपने पूछा कि मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, संभावनाएं और चुनौतियां, हम इसमें नैतिक में क्या लिखेंगे? तो देखिए, मैंने जीवन का अधिकार, नैतिक भी तो है, नैतिक आधार पर भी ये होना चाहिए ना कि व्यक्ति को एटलीस्ट जीने का अधिकार तो मिले। ये बात तो नैतिकता भी कहती है कि जीवन सर्वोपरि है, मानवता सर्वोपरि है। तो इस डायमेंशन को आप नैतिक में लिंक कर सकते हैं। और जब हम स्वास्थ्य एज ए फंडामेंटल राइट देंगे तो हम इस भाव को संतुष्ट कर पाएंगे। दूसरा मैंने बताया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आप उसे भी नैतिक के तहत लिंक कर सकते हो। आप चाहो तो उसे राजनीतिक के तहत भी लिख सकते हो। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप उसे कहाँ डिस्कस करना चाह रहे हो। बट जो मेरा समझाना था वो ये था कि जरूरी नहीं कि हर स्थान पर हर आयाम आए। जबरदस्ती लिंक करने की कोशिश नहीं करनी है। जहाँ जो चीज़ संभव हो, लिंक हो पा रही है, उसी को वहाँ पर लिंक करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो हर निबंध में ये तरीका काम करेगा ऐसा भी नहीं है, एक ही निबंध के सभी भागों में काम करेगा ऐसा भी नहीं है। साथ ही हर एक आयाम हर निबंध में आए ऐसा भी नहीं है। और प्रमुखता के साथ हम उनको लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा जुड़े हुए। जैसे ये टॉपिक देखते हैं आपको सबसे ज़्यादा तो यही समझ में आएगा कि देखिए आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लाभ हो सकता है, और मुख्यतः तो इसमें भी आर्थिक लाभ हो सकता है। तो उस बिंदु को हम प्राथमिकता के साथ लिखेंगे, बाकी का क्रम हमारा नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? एक टॉपिक और लिखेंगे, लिखिए। ये है टॉपिक, हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। हजारों मील के सफर की शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है या एक छोटे से कदम से होती है, जो भी आप लिखना चाहें।
क्या हुआ? अच्छा बाहर जाना है, हाँ ठीक है जाइए। टॉपिक देखा, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। क्या करना है, कौन कौन से भाग इस टॉपिक में आएंगे और किस भाग में क्या क्या आएगा। आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। हजारों मील के सफर की शुरुआत एक कदम से होती है, एक छोटे से कदम से होती है। इसका अर्थ समझ पाए सबसे पहले तो, कि आप लंबी यात्रा करते हैं ना, कुछ भी हम जीवन में करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? एक छोटे से कदम से होती है। यही सिंपली इसका अर्थ है। चलिए आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और जरा देखिए कि कहाँ कहाँ आप इस टॉपिक को लिंक कर पा रहे हैं। वो स्टूडेंट अभी सही है? अच्छा हॉस्पिटल ले गए, ठीक। आज हम ऐसे पढ़ भी रहे हैं और ऐसे का पेपर भी है, तो मन लगा कर पढ़िए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। जो बच्चे मेंस दे रहे हैं वो भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होंगे, हालांकि उनका ब्रेनस्टॉर्म का टाइम जा चुका होगा, अभी तो कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे होंगे। हाँ, बाकी सभी कॉल कर। स्टार्ट करें? हजारों मील के सफर की शुरुआत एक कदम से होती है या एक छोटे से कदम से होती है। चलिए सबसे पहले अर्थ आप लोगों ने क्या समझा, और ध्यान रहे अर्थ मुझे एक उदाहरण के साथ बताएंगे, सिर्फ एक उदाहरण। जी बताइए। ठीक है। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, हजारों मील के सफर की शुरुआत एक कदम से या छोटे से कदम से होती है, तो जो इनका उदाहरण है वो लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में है, कि अगर लानी है या लाने की कोशिश हुई तो उस सफर की शुरुआत किसी ना किसी एक छोटे से कदम से तो हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जी आप बताइए। शिक्षा, जैसे कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल?
ठीक है, बिल्कुल शिक्षा के स्तर का उदाहरण आप दे सकते हैं। यस, ठीक है, इन्होंने इसे भारत की प्रगति से लिंक करके देखा और बताया कि जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति, खाद्यान्न के मामले में स्थिति कहीं भी सही नहीं थी, लेकिन धीरे 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 भारत प्रगति करता है और आज भारत बहुत सारे मामलों में आत्मनिर्भर है। और पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है जी, जी इसरो के बारे में बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट अब शांत रहेंगे। मुझे ये समझ में आया कि आपने टॉपिक का अर्थ समझ लिया है, वो सिर्फ अर्थ जानने तक था, अर्थ बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली टॉपिक ये कह रहा है कि हमें कुछ भी जीवन में बड़ा अचीव करना है तो शुरुआत एक कदम से ही होती है, वो कदम उठाना पड़ता है। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो एक कदम उठाना पड़ेगा। वो कदम क्या है? कि तैयारी करने का निर्णय लेना। तो हजारों मील के सफर की शुरुआत किससे होती है? एक छोटे से कदम से होती है। आपका सफर हजारों मील का ना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जल्दी ही समाप्त हो। ठीक है, चलिए अर्थ समझा। अब हम आते हैं संरचना पर। क्या क्या हम इस टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं? संरचना, ध्यान रखना विषय सामग्री नहीं, स्ट्रक्चरिंग। किस किस बारे में बात कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, एक हमें आयाम मिला कि हम सामाजिक क्षेत्र में बात कर सकते हैं। अब आप लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक, ईटीसी में लिख दूं, इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, जो मैंने कुछ समय पहले आपको पढ़ाया था वो क्या था? क्या आयाम अपने आप में संरचना है? वो तो जो हम संरचना में जो भाग डिस्कस करेंगे उसके तहत हम आयाम डिस्कस करेंगे। संरचना तो क्या है? आपको प्रश्न उठाने हैं और वो कौन कौन से भाग रहेंगे जिनके बारे में आप डिस्कस करोगे, वो स्ट्रक्चरिंग है। इसलिए ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे जीएस का कोई प्रश्न है, स्ट्रक्चरिंग क्या है? हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, मेन बॉडी, मेन बॉडी में एक से ज्यादा भाग भी हो सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चरिंग का हिस्सा हो गया। लास्ट हमारा हो गया कंक्लूजन। अब उन भाग में जो हम भरेंगे वो क्या है? कंटेंट। और कंटेंट जब हम भरते हैं तो उसे वर्गीकृत करने का तरीका क्या है? आयाम आधारित शैली। कि हम जो कंटेंट लिखेंगे उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस प्रकार का वर्गीकरण करते हुए लिख सकते हैं ताकि तारतम्यता बनी रहे, हमारा निबंध संगठित लगे। लेकिन जब मैं स्ट्रक्चरिंग की बात कर रही हूं तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, एक कदम से होती है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, या इसके एग्जाम्पल्स। और ये जब एग्जाम्पल लिखोगे ना आप, ये एग्जाम्पल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने भी सारे आयाम आप जोड़ सकते हो उनसे जोड़कर लिखोगे। तो ये सिर्फ एक हिस्सा है निबंध का, निसंदेह ये प्रमुख है लेकिन एक है। क्या ये लिखने से ऐसे पूरा हो जाएगा? इसके अलावा और क्या लिखोगे? कि जब एक छोटे से कदम से हजारों मील के सफर की शुरुआत हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, यहां से यहां एक कदम ही तो रखना है। क्यों ये एक कदम उठाना इतना कठिन होता है? ये तो सोचना पड़ेगा ना। अगर एक कदम उठाने से हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत हो सकती है, बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं, तो एक कदम हम क्यों नहीं उठा पा रहे? तो क्या कठिनाइयां हैं जिनके चलते ये एक कदम उठाना इतना आसान नहीं है? दूसरा प्रश्न, ये देखो बिल्कुल आम व्यक्ति वाले प्रश्न नहीं है, कोई विशेष ज्ञान नहीं है मेरे पास। दूसरा प्रश्न इस टॉपिक को देखकर जो मेरे मस्तिष्क में आया कि क्या सिर्फ कदम उठाने मात्र से ही सब हो जाएगा? यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हम दिल्ली आ गए, कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया, एक कदम हो गया, ऑल डन, अब हम सीधा आईएएस आईपीएस ही बन जाएंगे। क्या कदम उठाना अपने आप में पर्याप्त है? तो फिर होना क्या चाहिए?
आप देखोगे कि एटलीस्ट, अब कोई बच्चा हो सकता है इससे भी एक दो ज़्यादा भाग और सोच ले, बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम ये 3-4 भाग तो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे ना। अन्यथा हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक को देखा, समझा, समझकर हम सिर्फ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। ऐसे में क्या आपके निबंध में क्वालिटी आ जाएगी? और इस चीज़ पर मैं इतना एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ कि अभी भी जो बच्चे मेंस दे रहे हैं, जब मैंने उनकी कॉपी देखी तो एक भ्रम पैदा हो गया है कि अमूर्त विषय लिखने का अर्थ है एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल दिए जाओ, जो कहा जा रहा है उसके बारे में एग्जाम्पल दिए जाओ और आपका निबंध पूरा हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इससे आपका निबंध बहुत ही संकीर्ण और सीमित हो जाएगा। कुछ और चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें आप जरूर डिस्कस करोगे, और वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? प्रश्न उठाकर आती है कि अगर एक कदम उठाना इतना आसान है तो हर कोई वो एक कदम क्यों नहीं उठा लेता? या फिर क्या कदम उठाने ही से ही सब हो जाएगा? हजारों मील के लंबे रास्ते को तय करना है तो आप में धैर्य होना चाहिए, है ना। आप दृढ़ संकल्पित जब होते हैं, इच्छा शक्ति तब जब होती है, तब आप इस रास्ते पे चल पाते हैं। वरना एक के बाद एक बाधाएं, असफलताएं आपके आत्मविश्वास को हिलाती हैं और अधिकांश लोग जो है अपना रास्ता ही छोड़ देते हैं। इतना आसान नहीं है, कदम उठाने से सब नहीं हासिल हो जाता ना। तो बेसिक सी बात यहाँ पर समझने की ये है। अब हम आते हैं मेन मुद्दा। मेन मुद्दा क्या है? आयाम आधारित शैली का इस्तेमाल। तो जब आप उदाहरण देंगे ना, वहां पर आप अपने उदाहरणों को कि कहाँ कहाँ जो है मीलों लंबे सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से हुई, आप उदाहरण दीजिए। सामाजिक क्षेत्र में आपको कितने उदाहरण मिलेंगे, जरा सोचिए। सती प्रथा, बाल विवाह पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, विधवा पुनर्विवाह की बात हम करते हैं, महिलाओं का मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दे की आप बात कर सकते हो जो आज के समय में चर्चा में है, महिला मताधिकार की बात आप कर सकते हो, श्वेत अश्वेत का जो विभाजन था उसको लेकर जो आंदोलन चले आप उनकी बात कर सकते हो, अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था की आप बात कर सकते हो। सामाजिक क्षेत्र में आपको कितने उदाहरण मिलेंगे, और हर एक उदाहरण यही कहता है ना कि जो लंबी संघर्ष भरी यात्रा रही उसके पीछे एक छोटा कदम था जो उठाया गया, उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होती है। राजनीति के स्तर पर जाओ, अब महिला मताधिकार को आप चाहो तो सामाजिक में डाल लो या राजनीतिक में डाल लो, क्योंकि मताधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है। इसके अलावा औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो लंबा संघर्ष हमने शुरू किया वो किस में आ सकता है? राजनीतिक में आ सकता है ना। सत्तावादी सरकारों से लोकतांत्रिक सरकारों की तरफ जो बदलाव हुआ वो राजनीतिक में आ सकता है। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सब किस में आ सकता है? राजनीतिक में आ सकता है। तो आर्थिक में डाल सकते हो, राजनीतिक में डाल सकते हो, सामाजिक में। आर्थिक में कौन से बदलाव आप डाल सकते हो? औद्योगिकीकरण भी एक कदम ही था, एलपीजी रिफॉर्म भी एक कदम ही था, है ना। इस तरह के जो बड़े बड़े आर्थिक बदलाव आपको नजर आए भारत के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, आप बताओ कि बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। विज्ञान के स्तर पर कितने उदाहरण आपको मिल सकते हैं, क्योंकि साइंस में तो जो R&D शुरू होता है वो एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो मेरा यहाँ पर जो बताने का उद्देश्य है वो ये है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसीलिए मैंने दूसरा टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए दिया। डायमेंशंस क्या हैं, आयाम क्या हैं, कि आप किसी भी भाग को डिस्कस कर रहे हो तो उस भाग में जो विषय सामग्री आनी चाहिए उसे आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरह के आयामों में वर्गीकृत करके लिख रहे हो। सिर्फ इन आयामों को लिख देना ही आपके निबंध को पूरा नहीं करता, बल्कि कुछ छोटे छोटे भाग और होंगे जिनको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, निसंदेह ये भाग इस टॉपिक में 50-60% का वेटेज रखेगा, लेकिन 10-15% वेटेज हमें इन प्रश्नों को भी देना पड़ेगा और फिर हम कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे। जैसे अगर आपको मुझे बताना हो तो छोटा कदम उठाना कठिन क्यों है? असफल होने का भय, डर रहता है। अच्छा, ये तो व्यक्तिगत जीवन के कदमों में असफल होने का डर रहता है। जरा सोचिए कि आप कोई सामाजिक क्रांति करना चाहते हो, उसमें तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने का भय, समाज में हंसी मजाक का पात्र बनने का भय, समाज से बहिष्कृत होने का भय, और कई मामलों में तो जीवन को भी क्षति हो जाती। विसल ब्लोवर्स कौन होते हैं? जो किसी भी मामले में चल रही धांधली या भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। छोटे से कदम की शुरुआत की, लेकिन बहुत सारे विसल ब्लोवर्स को अंततः अपनी जान गंवानी पड़ी। सत्येंद्र दुबे का एग्जाम्पल पता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी में एक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया जाता है,
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में वो भ्रष्टाचार को देखते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। नरेंद्र कुमार आईपीएस का एग्जाम्पल याद है, खनन मामले में आवाज उठाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। बहुत सारे ब्लॉगर, जैसे बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध ब्लॉगर है जो है अभी एग्जैक्टली मुझे अभिजीत रॉय, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इतना आसान नहीं है सफ़र की शुरुआत करना। दूसरा, संस्कृति भी प्रभाव डालती है। आप देखोगे हमारे यहाँ सामान्यतः बच्चों को जो ऐसे रास्ते होते हैं जिनको अपनाना कठिन है या जिसमें सफलता की दर कम होती है, सामान्यतः नहीं अपनाने दिया जाता। आप R&D के फील्ड में जाइए, कितने परिवार सपोर्ट करते हैं? कम ही करते। क्या कहेंगे, टीचिंग लाइन सेफ है, आप IAS IPS बन जाओ, आप कोई और दूसरी सरकारी नौकरी, या फिर आजकल इंजीनियरिंग और ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि समाज के स्तर पर जोखिम लेने को उतनी वरीयता नहीं दी जाती। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते एक छोटा कदम उठाना काफ़ी मुसीबत का काम होता है। आसानी से लोग एक छोटा कदम नहीं उठा पाते। और अगला प्रश्न क्या है, लेकिन अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या हम लोगों को सिर्फ एक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर दें तो जिस दिशा में हम परिणाम प्राप्त करना चाह रहे हैं हमें हो जाएगा? नहीं, उसके लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। सिर्फ कदम उठाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कदम उठाए और रास्ते में ही अपना जो मुहिम थी उसे छोड़ दिया, है ना। तो बेसिकली ये सारे डायमेंशन डिस्कस होने चाहिए। तो इस टॉपिक के माध्यम से मैंने 2 मैसेज देने की कोशिश की है। मैसेज क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपको इस बात से भ्रमित नहीं होना है कि आयाम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये लिख देने से ही आपका निबंध पूरा हो जाएगा या फिर यही निबंध की स्ट्रक्चरिंग है। नहीं, स्ट्रक्चरिंग मतलब जिन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे वो प्रश्न या वो भाग किसका हिस्सा है? संरचना का हिस्सा है। और उनमें जो हम फिल करेंगे वो है विषय सामग्री, और विषय सामग्री को जिन आधारों पर वर्गीकृत करके हम लिखेंगे वो क्या है? आयाम आधारित शैली। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ना सिर्फ ऐसे के लिए बल्कि जीएस के लिए भी। कई बार कुछ लोग आपको कॉपी में फीडबैक मिलेगी, संरचना सही नहीं है। अगर आप समझ ही नहीं पाए कि संरचना है क्या, तो ये कैसे समझोगे कि क्या सही नहीं है? तो स्ट्रक्चरिंग के बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए। ऐसे में भी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। उसके बाद जो जो कंटेंट आपको ध्यान में आ रहा है उसको लिखना है, और लिखने का जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है? आयाम में विभाजित करके आप अपनी विषय सामग्री को लिख सकते हैं ताकि फ्लो बना रहे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या था? हितधारक अप्रोच, जो 3rd नंबर पर दिया गया है। पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। आयाम हमें समझ में आया कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इस सब में हम वर्गीकृत कर देते हैं तो आयाम हमारे सामने आ जाते हैं। ये हितधारक अप्रोच क्या है? ऑनलाइन बच्चे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, सामाजिक कुरीतियां, विदेशी नीति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जिसने भी बताया, ये सारे वो कदम है जिससे लंबे सफर की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए हितधारक अप्रोच क्या है? किसी भी मामले में स्टेक होल्डर कौन होते हैं? व्यक्ति है, परिवार है, समाज, राष्ट्र और विश्व। यानी उस मामले में हिस्सेदार कौन है, उनके आधार पर अगर हम विषय सामग्री को वर्गीकृत करके लिखे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हितधारक अप्रोच की। और अगर हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इस तरह के क्षेत्र या आयामों में वर्गीकृत करके लिखे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आयाम आधारित शैली या तरीके की। अब पहला टॉपिक याद कीजिए, क्या था? मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, संभावनाएं और चुनौतियां। प्रश्न मेरा बिल्कुल ध्यान से सुनना। सिर्फ जो संभावना वाला पार्ट है ना, अब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक छोड़ दीजिए, उसमें जो विषय सामग्री आपके दिमाग में आई थी उसे जरा आप व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व इत्यादि में वर्गीकृत करके लिखने की कोशिश कीजिए। आपके पास 2 मिनट का समय है। मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, संभावनाएं, सिर्फ संभावनाओं वाले पार्ट को, पूरा टॉपिक नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा समय जाएगा। संभावनाएं, व्यक्ति के स्तर पर क्या संभावना पैदा होंगी, परिवार के स्तर पर क्या होंगी, राष्ट्र के स्तर पर क्या होंगी, विश्व के स्तर पर क्या।
वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, व्यक्ति के स्तर पर हम क्या बात कर सकते हैं? मूल अधिकार के रूप में स्वास्थ्य, और हमें बात किसकी करनी है? संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज की। तो क्या क्या आ सकती हैं? हेल्थ एज फंडामेंटल राइट, और उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? संभावनाओं की। जी हाँ बताइए। ठीक है, व्यक्ति की आय बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपना ध्यान काम पर दे पाएगा, बार बार छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। जी ठीक है, जागरूकता, जागरूकता से चिंतन, चिंतन से वो उसे प्राप्त करेगा। ठीक है जी। हाँ हाँ ठीक है, कार्य कुशलता बढ़ेगी ना, एफिशिएंसी या दक्षता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, परिवार का या व्यक्ति का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। एक चीज आप देख पा रहे हो, यही सारे बिंदु थे, इनको हमने पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो खाका था उसमें भरने की कोशिश की थी। अब हम इन्हें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र इत्यादि में भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ गई, व्यक्ति के स्तर में आपको पता है कि सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़ेगा, उसकी आय बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। आर्थिक चिंताओं से परे निकलकर व्यक्ति जीवन के अन्य जो पहलू हैं उन पर भी ध्यान दे पाएगा, तो ओवरऑल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये सहायक बनेगा। चलिए आगे हम देखते हैं परिवार के स्तर पर। परिवार का अपना एक बजट होता है, हर किसी के परिवार का होता है। अब जब उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उतना नहीं है, तो परिवार उस खर्च को कहीं और कर पाएगा, जिससे संभावना बनती है कि परिवार का जीवन स्तर बढ़ेगा। बहुत सारे गरीब परिवारों में महिलाओं से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, सामान्यतः उनकी अवहेलना कर दी जाती है,
क्योंकि इतना खर्च उठाने का सामर्थ्य परिवारों में नहीं होता। इवन संस्थागत प्रसव इत्यादि भी इसलिए नहीं करवाया जाता क्योंकि बहुत बार उससे जुड़ी हुई कीमतें होती हैं। जब हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट मिल रहा है तो महिलाओं को लाभ होगा और ओवरऑल जो परिवार का स्तर है वो भी बेहतर हो सकता है, ये संभावना क्रिएट होती है। ठीक है, समाज के स्तर पर देखिए, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि में सामाजिक में आ रहा था वो सब यहाँ भी समाज में चला जाएगा ना, कि समाज की स्थिति बेहतर होगी, लोगों में परस्पर शांति, सहयोग, सौहार्द का भाव रहेगा, यही सारी चीजें थी समाज के स्तर पर, वो समाज में चली जाएंगी। अच्छा, राष्ट्र के स्तर पर, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी क्योंकि वहां के लोग क्या हैं, ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल में बदल चुके हैं। और भारत के लिए तो और भी अच्छा हो सकता है क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, तो वास्तव में हम उस डिविडेंड को डिविडेंड ही रखने में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा मृत्यु दंड, मृत्यु दर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इंडिकेटर है ना, एमएमआर है ना, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट, आप इन सबको डिस्कस कर सकते हो, है ना। ये जो सारे बेसिकली पहलू हैं, इनके संदर्भ में हमारी स्थिति बेहतर होगी। बिल्कुल, एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी स्थिति बेहतर होगी, भारत की छवि बेहतर होगी। जो जो प्रभाव आप राष्ट्र के स्तर पर देखेंगे उसे राष्ट्र में दिखा देंगे, और वैश्विक स्तर पर भी हमारी छवि बेहतर होगी, हमारा कूटनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, हमारे लोग जो अभी कम आय वाले रोजगार में लगे हुए हैं वो भी सिनारियो बदलेगा। और जब आपके यहाँ का डायस्पोरा जो बाहर है, विदेशों में है, अगर वो शारीरिक मानसिक तौर पर सशक्त है तो आपका प्रभाव भी तुलनात्मक रूप से अधिक पड़ता है, बजाय कि इस चीज़ के कि हमारे यहाँ के लोग सिर्फ बाहर जाकर लेबर जैसे ही कार्यों में लगे हुए। तो हर एक पहलू पर बिंदु कुछ बदले, बिंदु वही थे, हमने सिर्फ कवर बदल दिया, एनवेलप बदल दिया, उसमें जो कार्ड था वो सेम था। बिल्कुल ये यही है कि आप आयाम में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं में उस कंटेंट को विभाजित करके लिखते हो तो यहाँ पर व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र के स्तर पर विभाजित करके लिख सकते हो। एक और टॉपिक आपको दिया था, हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। इसमें जरा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हमने विभाजित किया था उसे जरा आप व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व में विभाजित करके देखिए। 1 से 2 मिनट का समय है, फटाफट सोचिए। स्टार्ट करें। विषय सामग्री तो पहले सोची हुई थी, अभी सिर्फ उसे वर्गीकृत करना था। जो पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि में था अब उसे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व में विभाजित करके पढ़ना है। तो सबसे पहले बताएंगे कि हजारों मील के सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। व्यक्ति के स्तर पर आप क्या बता सकते हो? एक तो जी बताइए।